हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के हमने पीछे वाले टॉपिक में अपना कवर अप किया था अबाउट द डिजीज़ एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़। ठीक है, कॉज ऑफ डिजीज़ का मतलब कि एक्चुअली डिजीज़ हुई किससे है। फर्स्ट फैक्टर तो हम उसको बोल सकते हैं जिससे डिजीज़ हुई। ठीक है, इसको तो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं इमीडिएट कॉज, जिससे डिजीज़ हुई। सपोज़ है मॉस्किटो बाइट मी। ठीक है, एक मॉस्किटो ने मेरे को सपोज़ यहाँ पे कट किया है, तो मॉस्किटो ने जब मुझे कट किया है तो दिस इज़ कॉल्ड एज द इमीडिएट कॉज। ठीक है, आप इसमें एक बार देखें, इसमें देखो मेंशन कर रखा बिल्कुल क्लियरली, द फैक्टर और द एजेंट दैट एक्चुअली कॉजेज़ द डिजीज़। जो एक्चुअली डिजीज़ को कॉज करवाता है, हम उसको किसका नाम देते हैं? इमीडिएट कॉज का। ठीक है, या हम उसको प्राइमरी कॉज बोलते हैं। सेकेंड, मॉस्किटो डेवलप हुआ कहाँ से? स्टेगनेंट वाटर कहाँ पे था, रुका हुआ पानी कहाँ पे था, जिसकी वजह से वो डिजीज़ हुई। सपोज़ एक पर्सन को लूज मोशंस हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब लूज मोशंस के लिए उसने हो सकता है कंटेमिनेटेड वाटर पिया हो या कंटेमिनेटेड फूड उसने यूज़ कर रखा होगा। तो दैट्स वाई वो क्या हो गया कि कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, जिसके वजह से उस पर्सन को वो डिजीज़ हुई है। और इनको हम लोग किसका नाम देते हैं? कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ का। ठीक है, अब ये जितने भी कॉजेज़ हैं, अब इनको हम लोग जो हैं डिज़ीज़ को अलग अलग लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसे अलग अलग लेवल का मतलब कि सिंपल कोई चाइल्ड है, अगर उसको मान लो सपोज़ लूज़ मोशंस हो रहे हैं, मोस्ट कॉमन, क्योंकि स्मॉल बेबी का हम लोग एग्जांपल लेंगे, इसमें लूज़ मोशन हो रहे हैं तो उसके अंदर अलग अलग कॉज हो सकते हैं। हो सकता है कि उसको प्रॉपरली डाइजेशन ना हो रखा हो। ठीक है, तो दूसरा हम लोग ले सकते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर नरिशमेंट प्रॉपर नहीं हो रखा हो। या हम लोग थर्ड पॉइंट हम लोग उसमें ले सकते हैं कि जो चाइल्ड है उसने कंटामिनेटेड फूड या वाटर कहीं से उसने यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो लेट हैव अ लुक ऑन दिस। इसमें देखिए सबसे पहला जो दे रखा है फर्स्ट लेवल कॉज। तो फर्स्ट लेवल कॉज क्या दे रखा है? द फर्स्ट लेवल कॉज ऑफ अ डिजीज़ रिफर टू इमीडिएट और प्राइमरी कॉज। इमीडिएट और प्राइमरी कॉज का मतलब अभी हम लोगों ने किया है कि जिसकी वजह से डिजीज़ हुई है। ठीक है, तो ये कोई भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग किसका नाम देते हैं? पैथोजन का। ये वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस, कोई प्रोटोजोन, कोई भी इसका एग्जाम्पल जो है हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल जो हमने यूज़ अप कर रखा है, जैसे कि स्मॉल बेबी है, वो सफ़र कर रहा है फ्रॉम लूज मोशन, तो सबसे पहले हम इसने कॉज मान सकते हैं वो हो सकता है कि वायरस की वजह से है। बिकॉज जो वायरस है, क्योंकि जो स्मॉल चाइल्ड है, हम उसको अगर वाटर ड्रिंक आउट कराते हैं, मदर का मिल्क हम उसको फीड कराते हैं, तो इसका मतलब दो ही रीज़न है, वहीं से वायरस उसकी बॉडी के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे लिए सेकेंड लेवल कॉज। सेकेंड लेवल कॉज जो है, इस कॉज के अंदर हम लोग क्या लेंगे कि इसके अंदर बेस हम लोग लेंगे कि कंट्रीब्यूटिंग कॉज, किसकी वजह से डिजीज़ हुई है। जो कॉज है यानी कि जो वायरस है वो आया कहाँ से, हम इसको इसके अंदर जो है हम बेसिकली ले सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि डिजीज़ डिपेंड ऑन द बॉडी हेल्थ। बॉडी की हेल्थ और अनहेल्दी जो इंडिविजुअल है, दोनों के ऊपर जो है बेसिकली ये डिपेंड करेगी। अगर हमारी बॉडी का सिस्टम, जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका? अपना इम्यून सिस्टम का, अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमारी बॉडी कोई भी अनवांटेड मटेरियल जो बॉडी के अंदर आता है, अनवांटेड मटेरियल को हम लोग इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी हम बोलते हैं उसको एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस जब बॉडी के अंदर आते हैं तो उनसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी के स्पेशल सेल WBC सेल, जो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में कवर अप कर चुके हैं, वाइट ब्लड सेल जो होती हैं, वो क्या करते हैं? इमीडिएटली उनको किल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट समहाउ इफ़ दे गॉट फेल, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उसके रीज़न क्या हुआ कि पर्सन जो है उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये जेनेटिक कॉज हो सकता है या कोई और भी कॉज इसके अंदर हम लोग इसको ले सकते हैं। थर्ड लेवल जो आता है, थर्ड लेवल बेसिकली ये कॉज हम लोग लेते हैं किसके लिए? फूड के लिए एंड वाटर के लिए। जिसकी पॉवर्टी यानी कि जो गरीब बच्ची हैं, वो जो फूड सर्विसेज जो सप्लाई हो रही है उनको, फूड सर्विसेज के लिए हमारे यहाँ पे MCs जो होती हैं अपने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। ठीक है, समहाउ कई बार हम लोग देखते हैं कि जो हमारी वाटर लाइन है उसके साथ साथ में कई बार पैरेलल में सीवरेज लाइन चलती है। अगर ये हमारी वाटर लाइन है एंड दिस इज़ द सीवरेज लाइन, अगर वाटर लाइन में कहीं पर कोई होल है, कोई छोटा सा माइन्यूट होल है, और सीवरेज लाइन में भी कहीं पे थोड़ा सा होल है, और सीवरेज लाइन का जो वाटर है वो लीक आउट हो रहा है। ठीक है, सीवरेज लाइन का जो वाटर है वो सपोज़ यहाँ पे लीक हो रहा है,
यहाँ पे ये इसमें वाटर जो सप्लाई है इसके अंदर भी होल प्रेजेंट है। तो ये सीवेज वाटर कहाँ जा रहा है हमारा, मेन वाटर सप्लाई के अंदर, और ये वाटर सप्लाई फिर कहाँ से आएगा, वापस घूमता हुआ हमारे हाउसेस में। अगर किसी पर्सन ने इसको प्रॉपरली डिस्टिल्ड करके इसको यूज़ नहीं किया, यानी कि इसके अंदर जर्म्स को किल करके यूज़ नहीं किया है, तो वो भी हमारे लिए कॉज इफ़ेक्ट होता है किसी भी डिज़ीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम और सब्सिक्वेंट हेल्थ प्रॉब्लम। ये दोनों पॉइंट हम कब यूज़ करते हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई डिज़ास्टर कंडीशन आ जाती है, जैसे कि फ्लड। ठीक है, फ्लड आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए किसी भी एरिया के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ऑन द स्पॉट जब फ्लड आई उस टाइम पे जो भी कॉजेज़ थे जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, हम उनको नाम देते हैं किसका, इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स का। आफ्टर द फ्लड, यानी कि फ्लड आ गई, चली गई, ख़त्म हो गई, वहाँ पे कोई फ्लड नहीं है, पानी नहीं है, अर्थक्वेक आया, वहाँ पे बहुत सारे मकानों को गिरा के चला गया, उसके बाद जो बाद के इफ़ेक्ट आएंगे कि वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम आ जाएगी हम लोगों को। हो सकता है कि जब फ्लड का वाटर जब डाउन होके जा रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, तो उस टाइम पे दूसरा क्या हो जाएगा कि वाटर कहीं कहीं पे जहाँ से वाटर को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर कलेक्ट हो जाएगा। वाटर अगर वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ जो हैं वो बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। मॉस्किटोज़ जो हैं बहुत वाइड फैक्टर हैं फीवर कॉजिंग डिजीज़ के लिए। ठीक है, तो दो टाइप के हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है हमारा इमीडिएट हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहला आता है फिजिकल इंजरी। भाई फ्लड आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, मान लो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, एकदम से अर्थक्वेक आ जाए तो क्या होगा, बैक की जो विंडो है वो गिर जाएगी, या ऊपर से हमारी जो वॉल है, रूफ़ है, वो गिर सकती है। तो जब हम लोग यहाँ से भागेंगे निकलने के लिए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं चोट लग सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करते हैं इसकी, तो नेक्स्ट जो इसके अंदर आएगा अपना वो है डिस्टर्ब फूड वाटर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो वाटर सप्लाई है, फूड सप्लाई है, वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज इफ़ यू आर सीइंग इन द लॉकडाउन पीरियड, तो उसमें भी क्या हो रहा था कि जो सप्लाई थी वो नॉर्मल से क्या हो गई थी, स्लो हो गई थी। ठीक है, वाटर सप्लाई है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लो बहुत एक्सेस के अंदर फ्लड आ रखा है तो उसमें क्या हो जाएगा कि डिफरेंट एरियाज़ में से जो पोल्स हैं वो शट डाउन हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर अर्थक्वेक आ रहा है या फ्लड आ रहा है तो वो क्या करेगा कि जो पाथवे है उसके ऊपर पूरे के ऊपर पानी आ गया, या ऊपर से कोई माउंटेन है वो स्लाइड होकर नीचे आ गया, तो उसने क्या कर दिया, जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया। हेल्थ सर्विसेज जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, पेशेंट जो है वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हेल्थ सर्विसेज भी क्या हो जाएंगी, इफ़ेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ इफ़ेक्ट हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, तो मेंटल ट्रॉमा क्रिएट हो जाएगा पीपल्स के अंदर। किस लिए कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, सपोज़ 4 फैमिली मेम्बर हैं, एक जगह पे खड़े हुए हैं, एकदम से फ्लड आया, 2 उसमें से पानी के साथ बह के चले गए, 2 पीछे रह गए। इफ़ दे वर स्मॉल किड्स, अगर वो छोटे किड्स हैं तो वो लॉट ऑफ सफ़र करेंगे अगर उनको वहाँ पे कोई भी अपना दूसरा फैमिली मेम्बर नहीं दिख रहा है। अर्थक्वेक की वजह से अगर उनका टोटल का जो कॉज था, जो इनकम का सोर्स था, अगर वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, दे हैव टू मूव फ्रॉम अदर प्लेस। किसके लिए, क्योंकि उनको अपनी जो लाइफ है वो सर्वाइव करनी, इनकम के लिए सोर्स करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी वहीं की वहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते उसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो आती हैं वो हमारे आ जाएंगे सबसीक्वेंट इफ़ेक्ट। ये एक और इसमें रहते हैं अपने शॉर्टेज ऑफ ब्लड मेडिसिन, यानी कि जो भी डिजास्टिक इफ़ेक्ट हैं वो सारे के सारे उसके साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, मेंटल ट्रॉमा सब्सिक्वेंट इफ़ेक्ट के अंदर सबसे मेन आता है, मेंटल ट्रॉमा रहता है पीपल के अंदर। किस लिए कि अगर फैमिली के अंदर कोई भी कंडीशन आ जाती है, सपोज बहुत कॉमन अगर हम लोग बात करें तो फैमिली में अगर किसी भी पर्सन की डेथ होती है, ठीक है, एवरी ईयर वी रिमाइंड द सेम डे कि कौन से डे पे उस पर्सन की डेथ हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं वो मेंटली हमारे ब्रेन में वो चीज़ सेट हो जाती है। ठीक वैसे ही जब फ्लड आया है या अर्थक्वेक आया है या कुछ और ड्रास्टिक कंडीशंस आई हैं, नेचुरल ड्रास्टिक कंडीशन, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो चीज़ माइंड में कहीं ना कहीं घर कर जाएगी। अच्छा ये वाला मंथ आ गया, इस मंथ में ऐसा हुआ था, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो हमारे माइंड से वो बातें स्किप नहीं होती। जो विक्टिम्स हैं, यानी कि जिनको इसके वजह से नुकसान हुआ था, वो परमानेंटली जिस कंडीशन में है उस कंडीशन से रिकवर नहीं हो पाते,
ठीक है। जो फूड वगैरह है, कंटामिनेशन जो पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जगह जगह पे जब कंटामिनेटेड फूड और वाटर मिलेगा तो जो कॉमन इन्फेक्टिशियस डिसीज़ है, डायरिया है, जॉन्डिस है, कोल्ड वगैरह हैं, ये बहुत एक्सेस के अंदर वहाँ पे होनी शुरू हो जाएंगी। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे पेस्ट हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हैं या इंसेक्ट्स जो हैं, आपने देखा होगा कि रेनी सीज़न के अंदर इतने एक्सेस में इंसेक्ट ग्रो करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो स्टेगनेंट वाटर है, जो रुका हुआ पानी है, वो उनको प्रमोट करता है कि वो इजीली वहाँ पे ग्रो कर सके, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वेक्टर कॉजिंग डिजीज़ हैं वो भी हमारी बहुत एक्सेस के अंदर इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्टिशियस एंड नॉन इन्फेक्टिशियस कॉजेस। हम इन्फेक्टिशियस नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़ हम लोगों ने करी है। इन्फेक्टिशियस डिजीज़ क्या होती है, अगर कॉमन वर्ड में हम लोग बात करें, इन्फेक्टिशियस डिजीज़ कौन सी होती हैं? वो डिजीज़ जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र होती रही हैं। किसकी वजह से? ये एयर के थ्रू जाएं, वाटर के थ्रू जाएं, ठीक है, या हम लोग बात करें फिज़िकल टच के थ्रू अगर जाती हैं तो हम इनको बोलते हैं इन्फेक्टिशियस डिजीज़, ठीक है। और यही सब इनके कॉजेज़ हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नॉन इन्फेक्टिशियस कॉजेज़ का। तो नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़ कौन सी हो जाएंगी हमारी? वो डिज़ीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को टच करने से नहीं जाएंगी, अगर हम उसका यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं उससे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसके अंदर बेसिकली जो डिज़ीज़ हैं हम उनको दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है कैटेगराइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो हमारी डिज़ीज़ है वो है हमारी कॉन्जेनिटल डिज़ीज़, ठीक है। कॉन्जेनिटल जो डिज़ीज़ होती हैं बेसिकली ये डिज़ीज़ कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डिज़ीज़। कॉन्जेनाइटल को हम लोग इनहेरिटेड भी बोलते हैं। इनहेरिटेड का मतलब कि मेरे अंदर अगर कोई डिज़ीज़ है, आई एम गेटिंग द डिज़ीज़ फ्रॉम माई फादर और फ्रॉम माई मदर, तो वो मैंने उनसे इनहेरिट की है, उनसे ली है मैंने, तो इसको बोला जाता है जेनेटिक डिज़ीज़ और इसको नाम दिया जाता है कोजेनाइटल डिजीज़ का, ठीक है। कोजेनिटल डिजीज़ बोलते हैं या हम इनको बोलते हैं इनहेरिटेड डिजीज़, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारा जो है बेसिकली कॉज आता है